ये जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगता है, यानी कि कूलॉम्स फोर्स। कूलॉम्स फोर्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये आपने पढ़ा होगा। दो पॉइंट चार्जेस की बात की जाती है। मान लीजिए कि दो पॉइंट चार्जेस है ऐसे। सबसे पहले समझ लो पॉइंट चार्ज क्या होता है। मतलब एक ऐसा चार्ज जिसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत छोटी हो, बहुत छोटी साइज का चार्ज हो। मतलब जैसे ये पेन कोई पॉइंट पेन नहीं है, कोई पॉइंट मास नहीं है, लेकिन इसको मैं बहुत दूर से देखूं तो ये पॉइंट जैसा लगेगा। वैसे ही कोई चार्ज का सिस्टम है, कोई चार्ज है और उनके बीच की डिस्टेंस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, तो वो कहलाएंगे पॉइंट चार्ज। आपसे कोई पूछेगा नहीं पॉइंट चार्ज मतलब क्या है, आपको सिर्फ समझना है कि जो फर्स्ट चैप्टर है आपका 12th क्लास का, उसमें दो तरह के चार्ज का आपको फोर्स निकालना पड़ेगा। पहला तो होगा पॉइंट चार्जेस सिंपली ऐसे रखे हुए, दूसरा होगा चार्ज सिमेट्री। तो चार्ज सिमेट्री में कूलॉम्स लॉ नहीं लगता, वहां पे गॉस लॉ लगता है। हम बात कर रहे हैं कूलॉम्स लॉ की। यहां पर उन्होंने कूलॉम्स ने क्या बताया कि जब भी दो पॉइंट चार्ज होंगे, पॉइंट चार्ज सिस्टम जब भी होगा, उसमें जो फोर्स लगेगा दोनों चार्जेस के बीच में, वो प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन में। मतलब इन दोनों चार्जेस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतने फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। ये बात तो समझ में आती है हमें कि जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स, तो ये उन्होंने बता दिया सिंपली। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि ये चार्जेस एक दूसरे से जितने ज्यादा दूर रखे होंगे उतना ज्यादा इनमें, मतलब उतना कम इनमें इफेक्ट आएगा। बहुत दूर रखते जाओ, एक चार्ज को यहां रखो, एक चार्ज को यहां रखो, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत वीक पड़ जाएंगी, तो उतना ज्यादा फोर्स फील नहीं होगा। इसलिए जितना पास में रखोगे उतना ज्यादा फोर्स, मतलब फोर्स तब ज्यादा जब आर कम, डिस्टेंस कम। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहां उन्होंने बताया कि स्क्वायर आता है। अब उन्होंने टॉर्शनल कांस्टेंट या जो भी कुछ करा होगा वैसा डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। आपको सिंपल समझना है कि जो दोनों के बीच में फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के और इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। उसके बाद ये समझो कि जब यहां से प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है स्मॉल के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है। इन सबको मैं मिटाता हूं एक बार को, ये देख लो मैं मिटा रहा हूं इसको। हाँ, तो यहां पर जो F आया है वो है, मतलब फोर्स आया है स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रखना यहां पे मैं स्मॉल के बोल रहा हूं बार बार, कैपिटल के आगे आएगा स्मॉल के है। यहां पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक, ये सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसको सिंपली कूलॉम कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्मॉल के। और ये तब आया है स्मॉल के जब यहां पर क्या है, दो चार्जेस किसके बीच में रखे हुए हैं, वैक्यूम है। यहां पर इन्होंने बताया कि जब दो चार्जेस को, जब दो पॉइंट चार्जेस को वैक्यूम में रखोगे तो उनके बीच में, मतलब डिस्टेंस अगर आर होगी तो लगने वाला जो फोर्स होगा वो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। कब होगा, जब यहां पर क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं है इनके बीच में, नो मीडियम, मतलब फ्री स्पेस है, कुछ भी मीडियम नहीं है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से निकल रही है उसके पास जा रही है, इससे निकली हुई इसके पास आ रही है, तब की ये बातें हैं। ओके। ये जो स्मॉल के है वैक्यूम के लिए है, इसकी वैल्यू स्मॉल के की होती है 9 इंटू 10⁹, या फिर इसको लिखते हैं 1/4πε0। अभी नया आ गया, ई नॉट नहीं है, एप्सिलॉन नॉट है, बात बराबर है। अब आप बोलोगे इसकी यूनिट क्या होगी 9 इंटू 10⁹ की, तो यूनिट हम निकाल सकते हैं। के की यूनिट निकालनी है, इसको यही रहने दो, आर स्क्वायर को ऊपर ले जाओ और इसको ये नीचे आएगा जो मल्टीप्लाई में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो गई। गलती जो होती है स्टूडेंट से वो यहां होती है कि के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻+9 याद रखने की जगह -9 याद रख जाते हैं कई बार। ठीक है, ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। जब Q1 Q2 और R की वैल्यू दी होगी तो सीधा इसको पुट करना है, आंसर आएगा। उसके बाद के को ही 1/4πε0 लिखते हैं। अब ये एप्सिलॉन नॉट नया क्या आ गया, ई नॉट क्यों नहीं है, एप्सिलॉन नॉट है। तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी लिखा आ सकता है और फ्री स्पेस, या फिर कई बार एयर भी लिखा आ सकता है। वैक्यूम या एयर लगभग एक ही बात है। इसको ऐसे याद कर लो, और अगर कंफ्यूजन हो तो आप तो ऐसा याद कर लो सीधा, वैक्यूम और फ्री स्पेस, खत्म करो कहानी, बस इतना ही, वैक्यूम और फ्री स्पेस। ठीक है,
ये है एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको भी मैं लिखा देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट निकालते हैं इसकी, कैसे निकालेंगे, एक बार इसको फॉर्मूले में रखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? देखो क्या हुआ, सबसे पहले हमने देखा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ तो समझ में आया Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर तो साइंटिस्ट ही दे गए थे, याद ही करना था, उसकी जगह कांस्टेंट के लगाया। ये जो के है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है और कूलॉम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू वैक्यूम के लिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, सॉरी कूलॉम स्क्वायर होती है। उसके बाद हम बात करें के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आप लिख सकते हो, ये लिख दिया यहाँ पे, सेम के की जगह देखो मैंने इसको लिखा है। अब एप्सिलॉन नॉट की अगर आपको यूनिट फाइंड करनी है तो इसको ऊपर लाओगे, इसको नीचे लेके जाओगे, फोर्स आएगा नीचे, ये आएगा ऊपर। 4 और पाई की कोई यूनिट नहीं लेनी है आपको, तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, ये कूलॉम स्क्वायर, ठीक है, और ऑलरेडी नीचे मीटर स्क्वायर है, और ये फोर्स नीचे गया तो न्यूटन आ गया। आप खुद देखो, के ऊपर है और ये एप्सिलॉन नॉट नीचे है, तो जो के की यूनिट है उसकी उल्टी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आई है, के की उल्टी आई है। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे है, इसमें ऊपर है, और कूलम स्क्वायर ऊपर है, इसमें नीचे है। तो ये आपका कुछ है, इस तरीके से याद करना है आपको। तो वैक्यूम के बीच में फोर्सेस कुछ इस तरीके से लग रहा है, न्यूमेरिकल आगे करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो इसको अच्छे से हम याद कर लेते हैं एक बार, कि भाई वैक्यूम में ये फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मान लो अब यहाँ पे वैक्यूम की जगह कोई मीडियम आ गया, यहां पर कोई मीडियम रख दिया, ये मीडियम आ चुका है। यहां पर मीडियम क्या करेगा, Q1 और Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरफेयर करेगा, उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, पहले से कम इलेक्ट्रिक फील्ड कांटेक्ट में आएगा दोनों के, तो फोर्स की वैल्यू घटेगी, और वो अभी हम प्रूव करेंगे। यहां पर जो मीडियम रखा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा एप्सिलॉन m, मतलब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम के लिए आ गया, तो इसकी वैल्यू चेंज करो। फोर्स इन मीडियम मतलब वही चार्ज पार्टिकल है, उतनी ही दूरी पे रखे हैं, लेकिन उनके बीच में एक मीडियम आ गया, तो यहां पर चेंज हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, वैक्यूम मीडियम, ठीक है, चेंज किसका आया, इसका और इसका। बस प्रॉब्लम वाली बात यह है यहां पर कि एप्सिलॉन m यानी कि इसकी परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन नहीं होगी, ये नहीं देते आपको, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना पड़ेगा अभी। वो देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के की वैल्यू देते हैं वो। स्मॉल के अलग है, कैपिटल के अलग है। कैपिटल के होता है एप्सिलॉन आर, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, मतलब रिलेटिव मतलब परमिटिविटी को रिलेट करना, किसकी परमिटिविटी को, मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी से रिलेट करना, ये होती है एप्सिलॉन आर। रिलेट किया, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मतलब रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। और क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है इसलिए ये कैसा आएगा, एप्सिलॉन आर कैसा आता है, यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिट नहीं होगी तो डायमेंशन भी नहीं होगी, ये सिर्फ एक नंबर होगा। एप्सिलॉन आर क्या होगा, एक प्योर नंबर। एप्सिलॉन आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी जैसे जैसे एप्सिलॉन एम की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसकी वैल्यू और बढ़ती जाएगी। एक और चीज याद रखो, मीडियम की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है वो हमेशा वैक्यूम से ज्यादा होती है, मतलब आप ज्यादा वाली वैल्यू में हमेशा कम वाली वैल्यू का डिवाइड लगाओगे तो एप्सिलॉन आर हमेशा क्या आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा। याद रख लेना इस चीज को। और खासकर मेटल्स के लिए तो, मेटल के लिए तो ये कितना होता है, इनफाइनाइट। एक बार देख लो पीछे आ रहा है क्या, ओके, मेटल के लिए तो ये इनफाइनाइट होगा। आप खासकर ये चीज अच्छे से याद रखो कि एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से क्या होता है, बड़ा। अभी काम आने वाला है ये। चलो कुछ मिटाता हूं यहां से, इसको हटा देता हूं एक बार, ठीक है। अब क्या करूं मैं, यहां पे एप्सिलॉन एम लिखा हुआ है, यहां पे एप्सिलॉन आर लिखा हुआ है, तो एप्सिलॉन एम अगर मुझे निकालना हो तो एप्सिलॉन आर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैसा हो जाएगा, फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम की जगह एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है यहां तक? अब देखो ये जो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख गया पूरा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको कंपेयर कर रहे हैं वैक्यूम और मीडियम वाले को, तो इसमें यही तो चीज नहीं आई बस, बाकी तो पूरा सेम है, बाकी पूरा सेम है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि F इन मीडियम इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर। यही तो लिखा है, देखो आप ध्यान से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये रहा। इसमें ही तो साथ में 1 अपॉन एप्सिलॉन आर का मल्टीप्लाई किया या एप्सिलॉन आर का डिवाइड किया। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बता रही है कि अगर आपको वैक्यूम में फोर्स गिवन हो या वैक्यूम में आपने फोर्स निकाल लिया हो, तो उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिवाइड दोगे, एप्सिलॉन आर और के का डिवाइड दोगे, तो आपको मीडियम का फोर्स फाइंड हो जाएगा। इसको और ढंग से लिख देता हूं मैं यहां पर, एप्सिलॉन आर ऐसे। अब क्योंकि हम देखो बोल चुके कि एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से बड़ा होता है, मतलब 1 से बड़ी चीज का डिवाइड लगेगा तब फोर्स इन मीडियम आएगा, मतलब फोर्स इन मीडियम हमेशा कम आएगा फोर्स इन वैक्यूम से। ऐसा हम याद करके गए, और एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स मैक्सिमम तभी हो सकता है जब वो वैक्यूम में रखे हो। तब दिमाग घूम जाता है कि यार ये क्या बात कर दी, कभी और भी तो मैक्सिमम हो सकता है। नहीं, 2 चार्जेस के बीच में फोर्स तभी मैक्सिमम होगा या सबसे मैक्सिमम तभी होगा जब वो वैक्यूम में रखे होंगे। आप देखो ना, वैक्यूम वाला हमेशा मीडियम से कैसा होगा, ज्यादा होगा। हम पढ़ के ऐसा गए, उन्होंने क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया, क्योंकि अगर आपको वैक्यूम का निकालना है, फोर्स इन वैक्यूम को F नोट अगर मैं बोलूं इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इनटू फोर्स इन मीडियम। अब क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, तो इस चीज से आप हमेशा एक बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फोर्स इन वैक्यूम हमेशा क्या आने वाला है, ज्यादा आने वाला है। अब इसके हम करते हैं क्वेश्चंस। जैसे आपको दिया हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस है, Q1 इक्वल्स टू 5 माइक्रोकूलम, Q2 दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, और दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ। अब जब कुछ भी नहीं बोला हुआ है तो आपको क्या मानना है, वैक्यूम ही मानना है। इनके बीच में क्या होगा, वैक्यूम, कोई मीडियम नहीं मानना, क्योंकि अगर मीडियम माना तो उसका एप्सिलॉन आर क्या मानोगे, अपने हिसाब से थोड़ी ना ले लोगे। तो हमेशा क्या मानना है आपको, वैक्यूम मानना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाओगे, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की जगह मैं क्या लिख दूं, 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक समझ में आ ही रहा होगा डेफिनेटली। 9 इंटू 10 टू पावर 9 लिखा मैंने, Q1 की जगह क्या लिखा मैंने, 5 माइक्रोकूलम, मतलब 5 इंटू 10 टू पावर -6। 2 इसके Q2 की जगह लिखा 2 इंटू 10 टू पावर -6, और ये जो बीच की डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, तो 1 मत डाल देना, एमकेएस में काम में ले रहे हैं मीटर में, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, 10 टू पावर -2, तो 10 टू पावर -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर है। यहां से क्या होगा, 9 तो रहने दो ऐसे ही, और ये हो गया 5 इंटू 2 10, और ये 10 टू पावर 9, तो इसको 10 टू पावर 10 कर दिया, एक पावर चढ़ा दी। ठीक है, 10 टू पावर -6 इधर है, 10 टू पावर -6 इधर है, तो 10 टू पावर -12 हो गया। नीचे है 10 टू पावर -2 का होल स्क्वायर, 10 टू पावर -4, 10 टू पावर -4 से ये -12 कटेगा, -8 आएगा, -8 प्लस का 10, ये बनेगा 9 इंटू 10 टू पावर 2, मतलब 900 न्यूटन आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन है, या आप इसको रिपीट कर लेना, वीडियो को समझ में आ जाएगी। मेन तो यही चीज है। उसके बाद मान लो दूसरा क्वेश्चन, इसको मिटा देता हूं, देख लो। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि 2 पॉइंट चार्जेस है, इफ द फोर्स बिटवीन 2 point charges is 80 Newton, then find the new charge between them if the system या charges placed in water, और ब्रैकेट में K इक्वल्स टू दे दिया 80। मतलब 2 पॉइंट चार्जेस है, ये रहे 2 पॉइंट चार्जेस, एक का चार्ज है Q1, एक का चार्ज है Q2, हमें पता नहीं है दोनों के बीच की डिस्टेंस, हमें पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है इनके बीच का फोर्स कितना है, 80 न्यूटन। अब इस पूरे सिस्टम को उठा के उन्होंने किस में डाल दिया, एक बर्तन में डाल दिया, जिसमें क्या भरा हुआ है, पानी। पानी भरा हुआ है मतलब कोई मीडियम भरा हुआ है। मीडियम भरने के बाद आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है जैसे ही आप मीडियम में डालोगे इसको,
वो इलेक्ट्रिक फील्ड को सोखेगा तो मतलब अब फोर्स की वैल्यू क्या करेगा, कम करेगा, फोर्स की वैल्यू कम आएगी, लेकिन एग्जैक्ट आंसर बताना है ना हमें। तो एग्जैक्ट आंसर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फोर्स इन वैक्यूम दिया है क्या आपको, यस 80 न्यूटन आपको फोर्स इन वैक्यूम दिया है। तो आप बोलोगे लिखा तो नहीं है कहीं कि इफ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज 80 न्यूटन इन वैक्यूम, तो याद रखो अगर बोला नहीं है तो वैक्यूम ही मानना है। तो वैक्यूम का फोर्स दिया और उसमें किसका डिवाइड लगाना है, एप्सिलॉन आर, जो कि गिवन है आपको 80। तो कितना रह गया, सिर्फ 1 न्यूटन। मतलब 80 न्यूटन फोर्स को पानी ने सिर्फ कितना कर दिया, 1 न्यूटन कर दिया। और इसलिए पानी चीजों को आसानी से घोलता है, क्योंकि पानी दो चीजों के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बहुत ज्यादा 80 टाइम्स कम करना कोई छोटी बात नहीं है, वो कर देता है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं कुछ और न्यूमेरिकल लेके आऊंगा कूलम्ब्स लॉ पे, जो कि वेक्टर पे बेस्ड होंगे ना। तो पहले एक बार आपको वेक्टर लॉ दिखा देता हूं, इसको न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके। देखो ये दो चार्जेस हैं Q1 और ये है Q2। वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं हम कूलम्ब्स लॉ की कि वेक्टर को कैसे फॉलो करता है। आपको देखना है कि Q1 पे इसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है और Q2 पर इसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है। तो इसको बताने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि ये जो Q2 है, लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपेल। मान लो लाइक चार्ज है तो Q2 Q1 को रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये लिखा हमने। देन यहां पर हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 1 पर 2 से लगा F12, 2 पर 1 से लगा F21। ठीक है, अब हम बनाना चालू करते हैं इसको कि कैसे करें। और इनके बीच की डिस्टेंस जो ले लेते हैं वो ले लेते हैं R डिस्टेंस। ओके, अब मैं लिखता हूं F12 के बारे में। F12 होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो यहां पर मैंने वेक्टर नहीं लगाया, मतलब मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। अब जब मुझे वेक्टर लगाना पड़ेगा तो मुझे यहां पर पीछे मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी लगानी पड़ेगी। कैसे लगाते हैं हम देखो, F12 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। हम लिखेंगे बोर्ड में अगर आता है तो कि वेयर R कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q2, किसका निकाल रहा हूं, F12 निकाल रहा हूं ना, ये वाली डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को आपने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाला है, तो इस वाली डायरेक्शन को आप क्या ले सकते हो, पॉजिटिव ले सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिया, नेगेटिव लिया, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिया, पॉजिटिव लिया। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं पहले F21 सॉल्व करके निकालता हूं। चलो F21 सॉल्व करता हूं, रुको। F21 इक्वल्स टू K Q2 Q1 बाय R, यहां तक तो ठीक है, दोनों मैग्नीट्यूड वाला ठीक है। अब देखो मैं लगा रहा हूं इसके पीछे वेक्टर, F21 वेक्टर इक्वल्स टू K Q2 Q1 अपॉन R स्क्वायर, और ये हो गया R कैप। अब समझो F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब राइट साइड की तरफ फोर्स लग रहा है। मतलब ये जो डिस्टेंस है राइट साइड वाली, इसको कैसा ले रहे हो आप, पॉजिटिव, यही लेता है, इसलिए इसको मैंने बीच में छोड़ दिया। पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हो आप राइट साइड को, तो वेयर आर कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2। एक बार सुन लो, वेयर आर कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2, ये लिया आपने पॉजिटिव। तो ये जो F12 है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। अब आया समझ में, अगर इसको पॉजिटिव लिया तो ये माइनस, इसको पॉजिटिव लेते तो ये माइनस। ये तो सोच का फर्क है, इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव, इसको पॉजिटिव ले लेते पहले तो वो राइट वाला नेगेटिव। तो F21 इज इक्वल टू ये आर कैप और ये ऐसा हो गया। तो इसको मैं कैसा चेंज करके लिख सकता हूं, F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बाहर माइनस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। अगर इस माइनस साइन को एक बार नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो दोनों कैसा है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो क्या मैं लिख सकता हूं F12 वेक्टर इक्वल्स टू F21 वेक्टर। ये क्या लगाया मैंने, डंडे क्या लगाए, मैग्नीट्यूड, अमाउंट, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस पर इससे जितना फोर्स लग रहा है अमाउंट में, इस पर इससे उतना ही फोर्स लग रहा है। मान लो इस पर ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो इस पर ये भी कितना लगा रहा होगा, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा। ये मैंने सिंपली बताया। अगर कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर, ये भी सही है। ये बता रहा है कि दोनों फोर्सेस इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या है, अपोजिट है। एक राइट साइड है तो एक लेफ्ट साइड है, ये भी बिल्कुल सही है।
ये जो चीज लिखी है सही है, ये जो चीज लिखी है ये भी सही है। उसके अलावा इसको अगर आप इधर लोगे तो इधर 0 हो जाएगा, मतलब F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये भी तो क्या हो गया, सही हो गया। तो फिर गलत क्या लिखा आ सकता है? गलत देखो क्या लिखा आ सकता है, रेड कलर से लिखता हूं मैं। गलत लिखा आ सकता है F12 वेक्टर इक्वल्स टू F21 वेक्टर। इसका मतलब है कि दोनों एग्जैक्टली सेम है। नहीं, एक राइट है एक लेफ्ट है, ये गलत हो गया। एक और चीज आ सकती है, थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है, देखना पड़ेगा आपको ऑप्शंस में। कई बार वो मैग्नीट्यूड की जगह, मतलब मैग्नीट्यूड लगाने की जगह डायरेक्ट ऐसा भी दे देते हैं F12 इक्वल्स टू F21। अब आप ये मत सोचना कि मैग्नीट्यूड तो लगा हुआ ही नहीं है तो इसका मतलब ये तो गलत है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए था। तो मैग्नीट्यूड लगता है वेक्टर पे, तो यहाँ वेक्टर भी तो नहीं लगाया। तो थोड़ा देख के करना, अगर आपको लग रहा है कि यही आंसर जाएगा तो ठीक है, वरना इसको अवॉइड करने की कोशिश करना। बेस्ट तो यही है, ये तीनों राइट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इन वेक्टर सीरीज के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं कूलम्ब्स लॉ में। तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।